हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 401 फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? ट्रीट एज अ एक्सपेंस, यानी कि ऐसी बात है, ना डिप्रिसिएशन जो है वो ना रिज़र्व है आपका, ना सरप्लस है, ना लायबिलिटी है, तो आप उसको एज अ एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। पार्टनरशिप, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? सिर्फ 20 हो सकते हैं। वैसे तो ये पार्टनरशिप लॉ के अंदर, यानी मतलब एक्ट के अंदर ये बात नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर ये डिफ़ाइन की गई है कि 20 पार्टनर हो सकते हैं। अब डैश, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्टॉक फॉर ट्रेड, तो जाहिर सी बात है स्टॉक इन ट्रेड ही होगा ना, यानी कि मतलब जो है ना रॉ मटेरियल, ना वर्किंग प्रोग्रेस, ना फिनिश गुड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटी? सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। क्या करना है? रिसर्च एक्टिविटी एम टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज, जाहिर सी बात है नॉलेज होगी। सर्च, एवोल्यूशन, इवेल्यूशन, फाइनलाइज, सिलेक्शन, एप्लीकेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो रिसर्च में होते हैं, तो आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्ड अंडर इक्विटी सेक्शन? डिविडेंड पे, जाहिर सी बात है इक्विटी सेक्शन के अंदर डिविडेंड पे नहीं आता, ये सब आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर कैपिटल और प्रीमियम वगैरह सब आता है, लेकिन ये डिविडेंड पे नहीं आता। अब विच ऑफ द फॉलोइंग IAS अफेक्ट द रिकग्नाइज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फिक्स एसेट? IAS 16 जो है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो IAS 16 डील करता है इन सारी चीज़ों से। Which of the following is ability to govern the financial and reporting policy of an enterprises as a obtained activity? Control activity, significant influence, direct subsidy, indirect activity। ऐसे तो control activity होगी तो ही तो होगा। Which of the following costs can be capitalized? Purchase of assets through issuing of debenture, assets that are not currently used because of exceed capacity, or asset not currently undergo activity necessary to prepare intended use, or asset intended for sales or use that are produced as discrete project। तो purchase of asset financial through issue of debentures। अब in case of an property, plant and equipment is exchanged with the similar asset of enterprise, that द कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड मेजर एज कैरिंग वैल्यू, यानी कि जो भी उसकी वैल्यू होगी, कैरिंग वैल्यू, ना फेयर वैल्यू, ना फ्यूचर वैल्यू, ना सैल्वेज वैल्यू, तो कैरिंग वैल्यू पे ही हमेशा मेजर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट? ऐसी बात है गुडविल, ट्रेडमार्क और डिज़ाइंस और कॉपीराइट, ये सारे जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो बचा गया व्हीकल, तो सही आंसर भी व्हीकल ही है। अब व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? क्या करते हैं ट्रीटमेंट का? ना रिजर्व में करते हैं, सरप्लस में करते हैं, ना ही कॉन्ट्रा एसेट में डालते हैं, ये सारे के सारे जो है वो एक्सपेंस आउट करते हैं हम। अब विच ऑफ द ट्रीटमेंट इन डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रीटेड कैसे करते हैं? एक्सपेंस के अंदर ही एज अ एक्सपेंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ऐसी बात है ये कोई एसेट्स नहीं है, तो ऑल ऑफ जो है वो सारे के सारे जो है वो आपके आंसर सही है, तो ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिक्स एसेट? ऐसी बात है कैश इन हैंड, एडवांस पेमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, लीज होल्ड व्हीकल, तो लीज होल्ड व्हीकल जो है वो आपकी फिक्स एसेट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स एक्सेप्ट, तो क्या है? मशीनरी भी है, फ्री होल्ड लैंड भी है, लीज होल्ड लैंड भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट सिक्योरिटीज़ जो है वो फिक्स एसेट नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडेंटिफाई एज नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सस्टेनेबल? तो इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं जो फिजिकल उसके अंदर नहीं होता, तो सही आंसर भी इंटेंजिबल एसेट्स है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सिलेक्टेड ऑप्शंस कौन सा, यानी मतलब कि सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस ऑपरेटिंग, फिनिश गुड्स ऑफ सोल्ड, तो ये सारे ऑप्शंस ही इसके अंदर आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स में, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू
फीफो मैटर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ना कोई और भी नहीं है चीज़, तो सही ऑप्शन ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब इफ़ स्टॉक वैल्यूएशन मेजर्स इन चेंज एवरी ईयर बाय द फर्म विच कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्म हैज़ वॉलेटिल एंड मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसी होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ही किया जाता है। अब क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजीज अडॉप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, तो फेयर वैल्यू जो है वो अडॉप्ट की जाती है। क्यों फेयर वैल्यू की जाती है, ऐसे आते किसी भी कंपनी को अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उस पर हमेशा फेयर वैल्यू यानी जो उसकी मार्केट प्राइस चलती है फेयर वैल्यू है वो उसी पे मेजर की जाती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड अंडर द इक्विटी सेक्शन, डिविडेंड पे आउट जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये रिपीट हो गया MCQs। Which of the following is original or planned investigation under which the proposed of gain new scientific knowledge, ऐसे होते रिसर्च ही आप करते हैं, ना डेवलपमेंट करती है ना ऑडिट होता है ना अकाउंटिंग, रिसर्च के अंदर ही आपको चीज़ें पता चलती हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एवेल्यूएटिंग अर्ली परचेज अज्यूम टू बी इन्वेंट्री, यानी क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ अर्ली परचेज अज्यूम स्टिल इन द इन्वेंट्री, यानी मतलब जो हमने पहले ख़रीदा था वो अभी है, तो वेटेड एवरेज मेथड के ज़रिए आप इवेल्यूएट करेंगे। अब द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस है, यानी मतलब जो आपका कैरिंग अमाउंट था उससे रिकवरेबल अमाउंट जो है वो एसेट का जो कैरिंग अमाउंट यानी मतलब जो एसेट एक्सेस था रिकवरेबल अमाउंट से, तो वो इम्पेयरमेंट लॉस जो है, ना रेजिडुअल वैल्यू ना डेप्रिसिएशन ना फेयर वैल्यू। Investment made for long-term associate company is recorded dash method of recognition show the separately in balance sheet long-term equity जो है वो इस्तेमाल की जाती है। All complete set of financial statement including which of the following dash balance sheet income change in statement of financial position और notes, ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये सभी आएंगी, तो all of the given options। Surplus rise for evaluating fixed asset of an entity show separately in the balance sheet indirectly or जब भी सरप्लस आता है ना, यानी मतलब हमने वैल्यूएशन की किसी भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट करा, सरप्लस आया तो वो हमें अलग से दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो फाइनेंशियल यूज़र है उसको पता चले कि भाई एसेट इतने अचानक से कैसे बढ़ गए, तो पता चलेगा तो रिवैल्यूएशन हुई थी। अब कंपनी जो है वो क्या कर रही है, फीफो मेथड यूज़ कर रही है। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका कितना है, 100 यूनिट एट ईच 2 ईच, परचेज़ कितने की है 30 यूनिट एट 30, तो अब इशूएंस ऑफ 12 जो है वो हमने कर दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक मेजर कितनी यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो यानी कि फीफो के हिसाब से हम लगाएंगे तो वो 60 रुपये निकल के आएगी। अब कंपनी जो है वो परचेज़ करी है एसेट को कितने पे, 20,000 रुपये पे। एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 साल है। आफ्टर 5 ईयर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी कितनी होगी, यानी कि ऐसी बात है आप उसको 10 साल को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपकी 10 यानी कि मतलब जो 5 साल बाद, तो आपकी 10 को डिवाइड करेंगे 20 को आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आपकी 2 आ रही है, तो 2000 आ रही है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 10,000, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मेन एम ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र ऑफ सच इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली, नहीं तो प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसे आते जब आपके पास एम है अकाउंटिंग का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अकाउंट का यानी अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी चेंज, तो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा, रिसर्च कॉस्ट होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा आपका आंसर। मूविंग ऑफ कैपिटल इशू रिजर्व एंड प्रेजेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यानी कि कैपिटल की मूवमेंट किस में आती है, चेंजेस इन इक्विटी, ना इनकम स्टेटमेंट ना कैश फ्लो ना बैलेंस शीट में। अब मैक्सिमम लिमिट जो है वो अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू इन मेंशन इन मेमोरेंडम इज़ ऑथराइज कैपिटल। अब हाँ, अगर आपने कभी किसी भी कंपनी का चाहे वो इंडस मोटर हो, होंडा हो या फिर आपका यूनिलीवर हो या फिर नेस्ले हो, तो इन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसमें अलग से लिखा हुआ होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, और फिर उसके नीचे लिखा होता है इशू शेयर। और ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% शेयर ही इशू कर दिया हो,
बाद में जब ज़रूरत पड़े कंपनी को तो वो और भी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन ये कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होता है वो मैक्सिमम होता है मेमोरेंडम के मुताबिक। अगर आपको ऑथराइज से ज़्यादा करना है तो फिर मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस आएंगे, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है कि मेमोरेंडम किस तरीके से चेंज होगा। अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंसिस्ट विद परचेजिंग कॉस्ट ऑफ कन्वेंस इंस्टॉलेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं भाई एसिड को अपने प्रेमिसेस पे लाकर वर्किंग कंडीशन तक लाने में जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी आपकी जो है वो यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वो कंसिडर की जाएगी। तो ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन है। अब एसिड विच एसिड आर स्पेसिफिकली इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस और फिजिकल एसेट, ऐसे होते प्रीपेड एक्सपेंस भी और फिर उसके बाद जाके फिजिकल एसेट भी इंक्लूड होता है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सिलेक्टेड कैन नेवर बी चेंज, ट्रू, ऐसी बात है। आप एक पॉलिसी को ही लेके चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी फिर टूट जाएगी ना आपकी, तो चेंज एक ही पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। मिनिमम लीज पेमेंट जो है वो लीज रेंटल कैन पे बाय द लेसी एंड कंटीजेंस रेंटल पेमेंट, all payment should be made all payment that lease can be required to pay it less or none above। तो आंसर सही है, all payment that the leaser can be required to pay it। अब लीज लिक्विडिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे डेट एक्सेस, यानी कि भाई लिक्विडिटी एक किसी कंपनी के पास लिक्विड है, कितनी कंपनी जो है वो लिक्विड है। जैसे कि आजकल पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्या मसला है कि पाकिस्तान की जो यानी कि जो एबिलिटी टू बिज़नेस, अब बिज़नेस को हटा के पाकिस्तान डाल दें यहाँ पे, टू पे इट्स डेट, जितने भी अब पाकिस्तान के बाद लिक्विडिटी क्रंच आया हुआ है किसके अंदर, डॉलर के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो पाकिस्तान के बहुत कम हो गए, तो जितने भी डेट है वो पे करने में इनको मुश्किलात आ रही हैं, तो लिक्विडिटी का क्रंच है। तो वो के अंदर आप समझ गए होंगे। इंटेंजिबल एसेट्स को किस IAS के अंदर किया जाता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी राइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। तो ये जो है वो ना एसिड है, ना इनकम है, ना एक्सपेंडिचर है, आपका लाइबिलिटी है। क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी मतलब आपको पे करना है, और पास्ट इवेंट यानी आपने कोई उधार पे माल उठाए रहे या उधार पे कोई चीज़ ली थी तो वो आपको पे करनी है। जॉन इन्वेस्ट कितने हज़ार रुपये इन बैंक एज बॉन्ड इन 9 month, एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिंग अमाउंट शो बैलेंस शीट। तो ये क्या कहलाएगा, यानी 9 मंथ है। अब ये जहन में रखिए एक रूल कि जितने भी 12 मंथ से ऊपर के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी नॉन करंट एसिड है, और जितने भी 12 मंथ से पहले के हैं वो सारे के सारे आपके करंट एसिड है। तो ये करंट एसिड की उसमें आएगा कैटेगरी में। Which of the following financial information present and related to statement इनका should be not overstated। prudent concept, हमेशा prudent concept जो होता है उसके अंदर ना तो एसिड को ओवर वैल्यू किया जाता है ना अंडर वैल्यू किया जाता है। prudent concept ऐसा होता है कि आप रिकॉर्डिंग उस पर करें जो उसकी यानी असल वैल्यू है। तो prudent concept जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के। अब शो करता है किसके अंदर, इनफ्लो आउटफ्लो। तो ना बैलेंस शीट में पता चलता है, ना इनकम स्टेटमेंट है, ना ऑनर्स इक्विटी के अंदर, वो सिर्फ पता चलता है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। डैश फॉलोइंग इज द लायबिलिटी, जैसे स्टॉक, गुडविल, लोन एट पेबल इन 2 अब करंट लायबिलिटी तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, प्रोविजन ऑफ टैक्स, ऐसे अदर टैक्स आपको देना पड़ेगा तो वो आपका करंट लायबिलिटी में है। An equity instrument is subordinate of all class of equity। the ordinary share जो है वो जाहिर सी बात है ना, देखिए इसमें इक्विटी की बात की जाएगी तो ऑर्डिनरी शेयर्स जितने भी होते हैं वो इक्विटी आपकी होती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेशन कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस or operating profit, cost of sales minus operating expense net profit, cost of sales minus operating expense gross profit। नहीं, पहला आंसर आपका ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला टू प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू प्लस R इज इक्वल टू N जो है वो आपका सही आंसर है।
Which of the following is combination of accounting of both resulting business net profit and ग्रॉस प्रॉफिट? तो उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट ही होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं. विच द गुड्स आर रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली डैमेज, स्टोलन और डिस्ट्रॉय. साइज यदि तीनों चीज़ों के अंदर ही आपकी गुड्स जो है वो आपके पास से चले जाएगी तो आप उन ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस लगा देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एसेट शोन एज कॉस्ट रादर देन बुक वैल्यू? ऐसी बात है बुक वैल्यू इसलिए क्योंकि लैंड जो है वो कभी डिप्रिशिएट नहीं होती. जितने भी ऊपर मशीन, फर्नीचर और अपना व्हीकल दिया गया है ये सारे डिप्रिशिएट होते हैं, इसलिए हमेशा लैंड जो है वो बुक वैल्यू पे होती है. अब एन इंटेंजिबल एसेट विच इन आइडेंटिफाई यूजफुल लाइफ शैल बी amortize straight line, be use reducing balance or either to be straight line or not. तो जब अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की आपको लाइफ नहीं पता ना तो वो कभी भी एमोटाइज नहीं होगा, तो आप उसको एमोटाइज नहीं करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मे बी इंक्लूड इन बैलेंस शीट एट मोर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट? तो गुडविल ही आपका लैंड ही है जो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ना तो लैंड डेप्रिशिएट होती है ना कुछ और होता है. Which of the cost of the inventory is calculated on which of the method? सारे मेथड पे होती है, अपना फीफो पे, लीफो पे और वेटेड एवरेज पे. तो ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस. स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट भी होती है. व्हाट इज़ मटीरियल? आइटम दैट could influence the economic decision of the user. It depend on the size of the nature, both इकोनॉमिकल डिसीजन और साइज़ ऑफ नेचर. तो दोनों ही चीज़ें हिट होंगी तो मटेरियल चीज़ बन जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैश फ्लो ऑफ इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो डेप्रिसिएशन जो है वो यानी कि मतलब कैश जो है वो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो आइटम होता है. अब एसेट एंड लायबिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और रीपेमेंट टर्म्स. यानी एक्सपेक्टेड जितनी भी लाइफ है उसके और रीपेमेंट टर्म्स उसके अंदर जो है वो शामिल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टर्म ऑफ यूजफुल एसेट? इट इज़ द टाइम पीरियड आफ्टर विच मेंटेनिंग द एसेट नॉट वायबल इकोनॉमिकली. यही सबसे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है. बाकी लाइफ आफ्टर एसेट बिकम यूजलेस और पीरियड आफ्टर रिकग्नाइजेशन सेल्स ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ ये जो थर्ड पॉइंट है वही आपका कर रहा है. What is depreciation? Systematic allocation of depreciation amount over the useful life. Market value of asset reducing which percentage? तो systematic allocation वाली बात सही है. Consideration that would be have paid if someone or relevant asset acquired. Such kind of consideration is called current cost, पीरियड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी एनुअली. तो करंट कॉस्ट जो है वो इसमें दी जाएगी. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQs हेल्प करेंगे आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.